अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान गनी। आप देखें सासी किंग यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही अहम टॉपिक जिस पर हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले चलते हैं नशे टॉपिक के ऊपर। तो नशे टॉपिक हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, उसमें बात करेंगे मुल्क के साथ मुल्क के साथ में इस वक्त जो हम बात करेंगे रिसेंट सिचुएशन के ऊपर, जिसमें ऑपोजिशन ने एकदम फिर एक इंप्रेशन देने की कोशिश की है कि उनके पास एक पावर आ गई है, उनके पास ये है, उनके पास वोट्स हैं, उनका ये चीज़ें हैं। तो ऑपोजिशन जो फुल तरीके से जो है वो इंप्रेशन देने की कोशिश कर रही है कि भाई हमारे पास नंबर गेम पूरी है, ये है वो है, तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐलान पे ऐलान जिस माजी में किए जाते थे ऑपोजिशन की तरफ से कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और हर दफ़ा ऑपोजिशन को जो है वो शिकस्त का सामना जो था करना पड़ा था। तो इस दफ़ा भी ऑप्शन जो है वो अब ये फिर एक दफ़ा फिर तासुर देने की कोशिश करिए कि हमारे पास ये हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये वो सब। तो आपस में मुलाकातें जारी हैं इनकी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब जब वो कभी असद ज़रदारी से मिलते हैं तो असद ज़रदारी जो है कभी किसे मिलते हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कभी किसे मिलते हैं। तो ये मुलाकातें उनसे साथ जारी है। लेकिन आपको एक चीज़ वाज़ेह क्लियर बताता चलूँ, मैं जो मेरा अपना एनालिसिस है वो जो मेरे मुताबिक वो ये है कि ये सब चीज़ें जो सिर्फ बराए नाम है और इसमें किसी किस्म कोई भी नतीजा नहीं निकलने वाला। और किसी मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन हो सकता गलत हो कि ये किसी किस्म की कोई भी तहरीक अदम एतमाद जो है वो पार्लियामेंट में जो है वो नहीं आने वाली प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, क्योंकि इनके पास नंबर गेम्स अभी भी ऑपोजिशन के पास जो है वो पूरे नहीं है। ऑपोजिशन के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इस तरह की कोई भी जो है वो हिम्मत और जसारत जो है वो कर सके। क्योंकि माजी में अगर देखें, माजी में जितनी भी तहरीकें एतमाद आई हैं प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, तो वो सारी साइड जो है वो तकरीबन नाकाम हुई हैं और उसमें ऑपोजिशन को जो था वो शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो पाकिस्तान में कभी भी तहरीक एतमाद जो है वो कामयाब नहीं हुई है। तो अब इस दफ़ा भी जो है यही ख्याल किया जा रहा है कि जो ऑपोजिशन जो है वो उनकी इस तरीके के अगर वो लेके आते हैं तो वो भी इस दफ़ा उनको भी नाकामी का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। क्योंकि इसमें आपको बताते चलूँ कि अगर बाकी में अगर ये तहरीक एतमाद ऑपोजिशन जो है वो पेश करती है तो एन वोटिंग वाले दिन फिर उनके साथ जो है वो सेम जो है फिर कहते हैं कि वो हो सकता है कि उनके अपने जो मेंबरान हैं वही कम हो जाएं और फिर ऑपोजिशन के खिलाफ भी तहरीक एतमाद जो है वो कामयाब हो जाए। लेकिन ये कि ऑपोजिशन को जो है वो फिर एक दफ़ा फिर अगर ऑपोजिशन कोशिश करती है, अटैम्प्ट करती है तहरीक एतमाद की, जैसे जो कि मेरे मुताबिक जो है वो नहीं करेगी, तो मेरा एनालिसिस के मुताबिक यानी कि तो अगर वो कहती है तो फिर उनको इस दफ़ा भी शिकस्त का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जो है इस वजह से अपनी जो है परफॉर्मेंस के पीछे तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑपोजिशन की पूरी कोशिश ये है कि वो किसी तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को डिट्रैक्ट करे, उनको कारकर्दगी में उनको परफॉर्म करने से रोके और उनको जो है वो किसी तरह से भी अपने जो मसाइल हैं, आवाम के मसाइल जो हैं उनको हल करने से रोके और उनको उनको डिट्रैक्ट करके इन्हीं मामलों में उलझाए रखे कि हम अदम एतमाद लेके आ रहे हैं, हम मार्च करें, हम ये करें, हम वो करें। तो ऑपोजिशन का पूरा फोकस जो है वो इस वक्त हुकूमत को जो है वो डीफोकस करना है और हुकूमत को जो है वो आवाम के मसाइल के ऊपर उनकी तवज्जो हटाना है ऑपोजिशन। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपोजिशन चाहती है कि ये 1.5 साल भी जो है वो इसी खींचातानी में जो है वो निकल जाए, ताकि हुकूमत के पास बताने के लिए आवाम के पास कुछ ना हो। और फिर फिर कहते हैं कि ऑपोजिशन जो है वो सब अपनी इलेक्शन की तैयारी कर रही है और वो कुछ नहीं है। वो ऑपोजिशन को पता है कि इलेक्शन जो है वो 2023 में ही होने हैं और किसी किस्म की भी जो है वो चेंज जो है गवर्नमेंट में जो है वो नज़र नहीं आ रहा है और अभी भी और आने साल भी, और इलेक्शन जो है वो 2023 में ही होंगे। तो ऑपोजिशन जो है वो अपनी इलेक्शन की तैयारी कर रही है और वो सिर्फ हुकूमत को डरा रही है, हुकूमत को एक प्रेशराइज कर रही है कि हम इस साल ये कर देंगे, इस साल वो कर देंगे। और ये सब सिर्फ खाम ख्याली बातें हैं, हवाई बातें हैं और इनमें जो है वो किसी किस्म की सदाकत और नहीं है। क्योंकि आज जो है मोहन सलाई साहब जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर कहा कि आप बेफिक्र रहें, हम शहबाज शरीफ नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। तो अब इमरान खान सोच जाइए वो अपनी जो है पूरा फोकस जो है वो इस वक्त अपने कारकर्दगी पर करें और अपनी कारकर्दगी को जो है वो इतना बेहतर बना लें कि आइंदा इलेक्शन में जो है वो इसी कारकर्दगी की बुनियाद पर इमरान खान जो है वो इलेक्शन लड़ें और फिर रिजल्ट जो होंगे वो आवाम के सामने होंगे। तो देखते हैं कि ये मामला दूसरी जगह हैं। तो दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत ही अहम है, उसमें बात करेंगे हम शहबाज शरीफ साहब के मामला के ऊपर। शहबाज शरीफ के मामलों में भी जो है उस वक्त बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। उसमें जो बताते चलें कि बरतानवी हाई कोर्ट ने फाइनली जो है वो अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि जो सलमान शहबाज साहब ने जो बरतानिया में जो दरख्वास्त दायर की थी कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को जो है वो पब्लिक ना किया जाए, तो फाइनली जो है बरतानवी हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि इनके डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक कर दिए जाएँ और अब जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक हो चुके हैं। तो ये बहुत ही बड़ा फैसला है बरतानवी हाई कोर्ट का। और उसके साथ साथ बताते चलूँ कि जो अब फ़ायदा जो है वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ़ और हमजा शहबाज के खिलाफ़ जो वो आयद होने जा रही है 18 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में। तो आप देखते हैं कि इसका भी क्या मंतकी अंजाम होता है और ये केस आगे किस हो जाता है। और अगर ये केसेस जो हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुँच जाते हैं और इनका फैसला जो है वो हो जाता है, तो फिर ये इसका जो ये पाकिस्तानी सियासत में जो है वो फिर ये केसेस जो है पाकिस्तानी सियासत में जो है वो अहम किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। तो देखते हैं कि मामला किस हो जाते हैं। और तीसरा जो अहम टॉपिक है वो उस पर हम बात करेंगे कि उसमें हम बात करेंगे
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो उस वक्त चाइना का दौरा, कामयाब दौरा जो है वो कम्प्लीट करके जो है सब वापस आ चुके हुए हैं। और काम के दौर के बाद जो है वो अब फाइनली जो है वो उन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को जो है वो इंटरव्यूज़ भी दी हैं। उसमें उन्होंने बताया है कि खुल के बताया उन्होंने कि किस तरह से हमारे पास जो हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है और किस तरीके से जो है हम इसके ऊपर जो है वो काबू पा सकते हैं। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को भी काफ़ी इंटरव्यूज़ दी हैं, तो उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। तो इंटरनेशनल टॉपिक बात करेंगे, इंटरनेशनल टॉपिक बात करेंगे हम इंडिया में होने वाले इंटरनेट क्राइसिस के ऊपर। इंडिया में इंटरनेट क्राइसिस इतना शदीद हो चुका है कि इंडिया में जो है हालात जो है उनके काबू से जो है बाहर होते जा रहे हैं। और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो मोदी जी गवर्नमेंट जो है उसको जो है वो स्प्रेड कर रही है और बड़ी ख़तरनाक हद तक जो है वो इंतहा पसंदी जो है इंडिया में जो है वो पहुँच गई है। और अब जो हालात जो हैं वो मामला जो है वो बहुत हद तक जो है वो अनकंट्रोलेबल हो चुके हैं। और मोदी गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड जो है उसने एक्टिवेट कर दिया हुआ है इंडिया का, यानी कि इंडिया जो खुद ही अंदर से जो है मोदी खुद अपने मुल्क को जो है वो तबाह जो है वो कर रहा है। तो देखते हैं कि मालूम कुछ है, क्योंकि और बात साथ साथ करते हैं हम उस बहादुर लड़की की जो उसने इतने मजमे के सामने जो है इस बहादुरी का मुजाहरा किया और इस बहादुरी के साथ जो था उसने वहाँ पे अल्लाह अकबर का जो था वो नारा बुलंद किया। और इसने वो उस बहादुर लड़की ने किसी किस्म के खौफ का और डर का जो था वो उसने वो नहीं किया, खौफ और डर को जो है वो जाहिर नहीं होने दिया। उसने बहुत ही बहादुरी के साथ जो था उस मजमे का जो था उसने वो मुकाबला किया। और साथ ही साथ उसने लेकिन अजब बात यह है कि इंडियन जो कर्नाटका की जो हाई कोर्ट है उसने जो है वो सिंगल बेंच ने जो है वो ये हजाब का जो मामला जो था उसको पिटिशन को जो है सुनने से इनकार कर दिया। मुस्लिम तालिबात ने जो दायर की थी, अब ये मामला जो है सिंगल बेंच ने जो ये मामला जो है वो ये लार्जर बेंच को जो है मामला जो है भेज दिया है। इसके साथ जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट में जब मुस्लिम तालिबात ने जो ये पिटिशन दायर की हजाब के वाले से, तो उस वाले से भी इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी फौरी समाप्त करने से जो है वो इनकार कर दिया है। और क्यों इनकार किया है, तो ये वजूहत जो है वो समझ से बालातर हैं। क्या इन आरएसएस के गुंडों का जो है वो इतना दबाव है, इतना शदीद प्रेशर है पूरी इंडियन कम्युनिटी पे, इतनी यानी कि हर किस्म के हर सेगमेंट के ऊपर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी, और आम स्कूल कॉलेजेस और हर जगह पे जो है ये आरएसएस का जो है मुकम्मल कंट्रोल इस वक्त हो चुका है। तो ये मैं हैरान हूँ कि पूरी सोसाइटी जो है बस मुकम्मल तौर पर इनके दबाव में है, इनके प्रेशर में है, उनके कंट्रोल में है। तो अब बात साफ इतनी ये है कि अगर ये इसी तरह ही दबाव और इस तरह ही प्रेशर यानी कि कमज़ोरी का मुजाहरा या इसी तरह ये मामले चलते हैं तो इंडिया में जो है बहुत जल्द जो है वो जिस तरह नसीरुद्दीन शाह साहब ने कहा था कि अगर ये मुसलमानों के खिलाफ जो है जिनोसाइड का कार्रवाई करने की कोशिश की आरएसएस ने, तो फिर एक बड़ी खाना जंगी जो है वो अंदेशा है इंडिया में। तो देखने वालों किस वक्त जाते हैं। और जहाँ तक बात रही अब जो मामला था, और मैं इससे मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को चाहिए था कि वो हिंदुस्तान में जो है वो अपनी सियासी पार्टी, अपने सियासी हकूक़ के लिए जदोजहद करें और अपनी सियासी पार्टी का जो क़याम था वो अमन में लाएँ। जिस तरह से दीगर सियासी पार्टी से बीजेपी है, जिस तरह कांग्रेस है और जिस तरह दीगर सियासी पार्टी, तो मुसलमानों को चाहिए था कि वो अपनी अलग सियासी जमात जो है वो बनाते और अपने सियासी हकूक़ के लिए पुरअमन तरीके से जो है वो जदोजहद जो है वहाँ पे करते। तो और मैं हैरान हूँ कि पिछले 74 में मुसलमान ने अपने आप को बीजेपी और कांग्रेस के रहनुमा पे क्यों छोड़ा हुआ है और क्यों नहीं अपने हकूक़ के लिए आवाज़ है। क्योंकि अगर अब भी मुसलमान जो है वो इसी तरह ही भी अपने आप को बीजेपी और कांग्रेस के रहनुमा पर छोड़ा रखा, तो फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो आरएसएस जो है वो मज़ीद तेज़ी के साथ जो है अपना प्लान जो है वो एग्जीक्यूट भी कर सकती है। तो ये मामले देखते हैं कि किस वजह हैं। तो अब और साथ साथ बात करते हैं यूक्रेन के हवाले से। यूक्रेन में मामला जो है वो भी अब बहुत हद तक जो है वो ख़तरनाक लेवल तक पहुँच गए हुए हैं और मामला जो है वो अब किसी भी लम्हे जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो हो सकते हैं। क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब ने भी और अमेरिकी सेक्रेटरी ख़ारजा यानी कि अमेरिकी सेक्रेटरी ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन साहब ने भी कह दिया है कि अब अमेरिकी शायद जितने भी हैं यूक्रेन में जो उस वक्त रिहाइश पज़ीर हैं या जितने भी काम पर क्याम करें और फौरी तौर पर 48 घंटों के अंदर जो है वो यूक्रेन छोड़ दें। और इसके साथ दीगर ममालिक ने भी, जिसमें कनाडा भी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, और दीगर ममालिक ने भी जो है वो अपने सफारतकारों को, अपने शहरियों को जो है वो हुक्म दिया है कि वो 48 घंटों के अंदर जो है वो यूक्रेन को जो है वो फौरी तौर पर छोड़ दें। और अपना जो डिप्लोमेटिक स्टाफ को भी कहा गया वो भी अपना सामान जो है वो चीज़ें जो है पैक करे और फौरी तौर पर जो है वो यूक्रेन छोड़ने की जो तैयारी शुरू कर दे। तो देखते हैं मामलों किस जाते हैं। दूसरा, रशिया ने क्लियरली कह दिया हुआ है कि हमारा इन्वेजन का किसी किस्म का भी कोई प्लान नहीं है और अमेरिका जो है सिर्फ एक पोस्टेशन कर रहा है, यानी कि एक तासुर देने की कोशिश कर रहा है, एक गलत किस्म का इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है कि रशिया जो है वो किसी किस्म का भी जो है वो एग्रेशन करने जा रहा है यूक्रेन के अंदर और
कोई इन्वेजन करने जा रहा है यूक्रेन का, तो ये सारे मामला रशिया कहता है कि हम किसी किस्म की भी कोई भी इन्वेजन नहीं करने जा रहे, और अमेरिका जो है वो खुद जो है वो प्रवोक कर रहा है दूसरे कंट्री यानी कि रशिया को कि वो कोई गलत स्टेप उठाए ताकि खत्ते के हालात और मामला जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो ये अब देखते हैं कि मामले को सूझ जाते हैं, क्योंकि लेकिन एक अच्छी बात यह है कि डायलॉग का दरवाज़ा जो है वो अभी भी खुला है और डायलॉग जो है वो अभी भी जारी है। लेकिन जो लास्ट फ़ोन कॉल अभी जो बाइडेन साहब की और जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब की हुई है, उसमें भी उम्मीद की जाए थी कि शायद ये दोनों रहनुमा जो हैं वो बातचीत से मामला शायद हल करने की तरफ जाएंगे, लेकिन मामला इसके बरअक्स हुए और उसमें इस फ़ोन कॉल में भी जो है वो दोनों तरफ से जो है वो धमकियों का तबादला किया गया और 1 घंटे तक दोनों जो है एक दूसरे को जो है वो शदीद किस्म की जो है वो आपस में तल्ख किस्म की जो है जुमलों का तबादला हुआ, और इसके साथ जो एक दूसरे को शदीद नताइज की यानी कि धमकियाँ दी गई और इस तरह से मामला हुए। लेकिन मामला अभी भी जूँ के तूँ है और इस वक्त जो है यूक्रेन में जो है वो एक वैसे टोटल पैनिक और क्योस की सूरत है। हालांकि यूक्रेन गवर्नमेंट ने कहा है कि आवाम को किसी किस्म की भी डरने की ज़रूरत नहीं है और किसी किस्म का भी जो है वो पैनिक की ज़रूरत नहीं है। और साथ उन्होंने गैर मुल्की सफ़ीरों को भी कहा, गैर मुल्की शहरियों को भी कहा कि उनको किसी किस्म का डरने की ज़रूरत नहीं है, यूक्रेन गवर्नमेंट जो है उनको फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और वो मुल्क छोड़ के ना जाएँ। लेकिन इसके बावजूद जो है वो दीगर ममालिक जो हैं वो अपनी ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर चुके हुए हैं और साथ साथ अपने शहरियों को भी और साथ साथ अपने सफ़रा को भी यानी कि सफ़ीरों को भी ये हुक्म दे चुके हुए हैं कि वो 48 घंटों के अंदर जो है वो यूक्रेन जो है वो खाली कर दें, क्योंकि अमेरिकी CIA का जो खुफिया एजेंसी CIA का जो अंदाज़ा है, जो उनका एक्सपेक्टेशन जो वो अभी एनालाइज कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि रशिया जो है वो 16 फरवरी या 16 फरवरी से ऑनवर्ड जो है वो किसी भी लम्हे जो है वो इन्वेजन जो है वो कर सकता है यूक्रेन के अंदर। और वो जो सैटेलाइट इमेजेस शो कर रहे हैं CIA वाले और US वाले जो है उसके मुताबिक जो है वो कहते हैं कि हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो सब हो चुकी है यूक्रेन के बॉर्डर्स के ऊपर, और हर किस्म का जो जदीद असलहा यानी कि इसमें मिसाइल्स भी हैं, टैंक्स भी हैं और दीगर हथियार भी जो हैं, और साथ साथ ट्रूप्स की नफरी भी बहुत बड़ी तरह है यूक्रेन के बॉर्डर में मौजूद है। और साथ साथ जो बेलारूस में जिस मशक़ें हो रही हैं वो भी कहते हैं कि ये मशक़ें जो हैं वो बेसिकली एक अलार्म है, एक मैसेज है यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए तो देख लेंगे। लेकिन जो दूसरी तरफ अगर देखें तो रशिया जो है वो इस वजह से बड़ा ही क्लियर है। उसने कहा है कि हमने सिर्फ छोटी सी बात इनको कही थी कि आप हमें रिटर्न गारंटी दे दें कि यूक्रेन को जो है वो नेटो की मेंबरशिप जो है वो किसी भी सूरत जो है वो नहीं दी जाएगी। लेकिन अमेरिका क्यों रिलक्टेंट है, यूरोप क्यों रिलक्टेंट है कि वो रिटर्न गारंटी क्यों नहीं दे रहे रशिया को कि वो यूक्रेन नेटो को जो है यूक्रेन को जो है वो नेटो की मेंबरशिप जो है वो नहीं देंगे। तो अगर ये छोटी चीज़ कर दें तो ये मामला टेंशन जो है अभी इसी लम्हे जो है वो डिफ्यूज़ है। लेकिन शायद कोई भी जो है वो इस मामले को जो है वो शायद इस कशीदगी जो है वो डिफ्यूज़ नहीं करना चाहता, और क्योंकि अगर ये मामला हल ना किया गया तो पूरी दुनिया जो है वो इस ख़तरनाक जंग की लपेट में आ सकती है और ये फिर दोबारा से एक नई तीसरी आलमी जंग का भी आगाज़ जो है वो हो सकता है, उसका भी पेश करना चाहे वो हो सकता है। तो ये थे देखते हैं कि मामला तो जो है वो आगे किस रुख जाते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।